गुड इवनिंग स्टूडेंट। चलिए, पिछले वीडियो में आप लोग को जो सांद्रता व्यक्त करने की विधियां बताई गई है, आज हम उन्हीं का जो है संख्यात्मक प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से संख्यात्मक प्रश्न हैं जिनको हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए इन संख्यात्मक प्रश्न के थ्रू आपको देखिए जो सूत्र आप पढ़े हो या जो विधि आप समझे उसको है ना आप सॉल्व करना सीख जाओगे। ठीक है, यदि आप सूत्र याद कर लिए हैं तो यहाँ पे समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा यदि आपको और भी क्वेश्चन मिले तो शायद आप उसको सॉल्व करने में भी है ना मतलब सॉल्व कर सको इजीली। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे क्वेश्चन है जिसको मैं आप देखे यहाँ पे आपको जो जो विधि बताई गई उसमें से कम जो सरल सरल है ना मतलब जो दो विधि एक जैसे पढ़े उसमें से कम मैं आपको एक एक वीडियो जो है बताते जाऊंगी। ठीक है, तो आप देखते जाइए, आपको बहुत ही सरल सरल लगेगा। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए द्रव्यमान की दृष्टि से एक गैसीय मिश्रण में, ठीक है मतलब एक गैसों का मिश्रण है जिसमें क्या है 60% नाइट्रोजन गैस, 15% ऑक्सीजन गैस और 25% कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो प्रत्येक गैस का मोल प्रभाव बताइए। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या करना है, प्रत्येक गैस का मोल प्रभाव निकालना है ना। तो मोल प्रभाव आपको सांद्रता व्यक्त करने की विधि के अंतर्गत तो बताई गई है। ठीक है, देखिए इसका मोल प्रभाव हम निकालेंगे कैसे, है ना। तो वहां पे हमने विलय और विलायक दोनों के मोल प्रभाव के लिए सूत्र देखे थे। तो यहाँ पे तो 1, 2 और 3 मतलब किसको विलय माने किसको विलायक, तो आपको विलय और विलायक मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए सूत्र कैसे बनाना है मैं आपको सिखाऊंगी यदि आपको वहां पे समझ में आया है तो। चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो दिया है हम दो ही काम करते हैं, है ना। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं और पूछा क्या है उसको लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, इसका द्रव्यमान दिया है ना। द्रव्यमान की दृष्टि से बोला मतलब ये द्रव्यमान दिया गया है। ठीक है, और प्रत्येक मतलब इसका भी हमको मोल प्रभाव, तीनों का मोल प्रभाव निकालना है। ठीक है, चलिए लेते हैं। देखिए नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना दिया गया है। ठीक है, नाइट्रोजन का द्रव्यमान यहाँ तो द्रव्यमान का संकेत वेट होता है और किसका बोल रहा है, नाइट्रोजन का, तो मैं यहाँ नाइट्रोजन लिखती हूँ। ठीक है, देखो कितना दिया है 60% है मतलब 60 ग्राम। ठीक है, तो यहीं पे मैं लिख देती हूँ नाइट्रोजन का अणु द्रव्यमान, है ना। अणु द्रव्यमान और अणु द्रव्यमान मतलब एम किसका, नाइट्रोजन का। कितना होगा, तो एक नाइट्रोजन का 14 होता है तो दो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 28। समझ में आया सबको। ठीक है, उसके बाद मोलों की संख्या। ठीक है, सबसे पहले मैं एक एक तत्व का ले लेती हूँ, फिर सबको जोड़ेंगे तो जो है आपको मोल प्रभाव निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मोलों की संख्या किसका, नाइट्रोजन का। तो देखो मोलों की संख्या का संकेत स्मॉल एन होता है और किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए। तो मैं एन लिख देती हूँ। देखिए ये होता क्या है मोलों की संख्या, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको इससे भाग देना है ना। तो ये हो गया 60/28। ठीक है, तो आपको मोलों की संख्या निकाल है ना मिल जाएगी। तो हम जानते हो 28 से कम 28, 28 दो ने क्या होता है 56 होता है। ये देखिए, चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, है ना, तो आपको इजीली हो जाएगा। 28 दो ने 56 कितना आया भाई 4 आया। आप पॉइंट्स में लीजिए तो 40 हो गया, है ना। तो 28 से कम 28 आएगा। ठीक है, 10 में 8 जाने पर 2 आ जाएगा और 3 में 2 जाने पर 1, है ना, 120 हो जाएगा, है ना। तो 2 छक्के कितना होता है 12 होता है, तो हम 5 तक का ही पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 5 अट्ठे 40, हासिल 4 और 5 दूने 10, 10 4 14, ज्यादा हो गया तो हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 4 अट्ठे 32 का 2, हासिल 3, 4 एकम 4 और 3 कितना हो गया, सॉरी 4 अट्ठे 32 के 2, हासिल 3 आ गया और 4 दूने 8 और 3 11। अब राइट है, तो देखिए मोल प्रभाव कितना आया 2.14। समझ, सॉरी मोलों की संख्या क्या आ गई 2.14 आ गई। समझ में आई सबको सब इतना। चलिए अब इतना ही काम आपको फिर दूसरे तत्व के लिए करना है, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, है ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे ऑक्सीजन का द्रव्यमान। ठीक है, क्या लिखोगे उसको आप, WO2, है ना। बस आपको क्या करना है, पहले नाइट्रोजन का ले रहे थे तो N2 लिख रहे थे, अब ऑक्सीजन का लेना है तो सबको O2 लिखेंगे, है ना। कितना दिया है देखो 15% दिया मतलब 15 ग्राम। अब ऑक्सीजन का अणु द्रव्यमान लोगे, है ना, तो इसको आप क्या लिखोगे MO2। ठीक है, कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 16 तो दो ऑक्सीजन का 32 होता है। समझ में आया सबको। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मोलों की संख्या निकालनी है ना। तो मैं डायरेक्ट क्या लिख दूं यहाँ पे NO2 लिखूं। तो NO2 लिखूंगी तो क्या करूंगी, इसको जो है ना इससे भाग दूंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 15/32। समझ में आया सबको।
चलिए रफ वर्क करते हैं। तो 15 को आपको क्या करना है, 32 से भाग देना है। ठीक है, तो हम पहले से दशमलव ले लेते हैं। तो ये हो गया 150 और 3 5 6 15 होता है ना। हम 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 4 2 ने 8 और 4 दिया 12। चलिए 10 में 2 8 जाने पर 2 और 4 में 2 जाने पर 2, दशमलव लेंगे तो 2 से 20 हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 3 दहा 30 होता है। ठीक है, तो हम 9 का ही पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 9 2 ने 18 हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। और 9 दिया 27 और 1 28। देखो ज्यादा हो रहा है ना, तो हम कम का पढ़ेंगे। ठीक है, कम का पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे 7 का पढ़ते हैं। ठीक है, 7 का पढ़ेंगे तो 7 2 ने 14 हो जाएगा। ठीक है, हासिल 1 और 7 क्या 21, 21 और 1 22, तो भी ज्यादा हो जा रहा है, मतलब 6 आएगा, है ना। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का जो मोलों की संख्या है वो कितना आ गया, 0.46। ये देखो, समझ में आया। अब इतना ही काम हमको किसके लिए करना है ना। तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना। मैं क्वेश्चन क्लीन कर दूं। चलिए क्वेश्चन का काम खत्म, है ना। चलिए उसके बाद जल्दी से देख लेते हैं। अब बचा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो ये तीनों ही हमको कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी लेना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान, चलिए तो यहाँ पे W है ना, और ये CO2 कितना दिया था, 25 ग्राम। ठीक है, और देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, है ना, मतलब MCO2। ठीक है, तो चलिए जोड़ लेते हैं, हमको पता चल जाएगा, है ना। एक कार्बन का कितना होता है ना, 6 2 ने 12 और एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का 32, कितना हो गया देखो, ऐड करो तो 2 और 2 है ना, एक है ना, 4 हो गया, 3 और 1 4। ये देखो समझ में आया, कितना आ गया, 44। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा मैं NCO2 निकालती हूँ। ठीक है, तो 25 को मैं 44 से भाग दूंगी, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो गया 44। चलिए फिर से रफ वर्क की ओर चलते हैं। फिर से रफ वर्क की ओर चलेंगे। तो अब हमको क्या करना है, 25 को जो है 44 से डिवाइड करना है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते जाइए। छोटा अंक है, दशमलव लेते हैं तो 250 हो जाएगा। तो सभी जानते हो 4 छक्के 24, तो हम कम से कम यहाँ पे 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, है ना। तो और ले सकते हैं। चलिए 5 का पहाड़ा पढ़ती हूँ, 5 चौक 20 और 5 चौक 20 और 2 22। ये देखो, ठीक है, कितना आया 3। देखो 30 बचा, दशमलव लगा, 1 और ले सकते हैं। तो 4 सते 28 होता है। हम कम से कम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, 264 आया। ठीक है, क्लियर हो गया, आ रही बात समझ में। तो देखिए यहाँ पे इसका मोलों की संख्या कितना निकल कर आया, 0.56। ये देखिए इतना आपको तीनों के लिए करना है, नाइट्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। चलिए यहाँ तक समझ में आई सबको। ठीक है, अब हमको क्या करना है, तीनों के मोलों की संख्या निकालना है ना, मतलब कुल मोलों की संख्या। देखिए कुल मोलों की संख्या, तो कुल मोलों की संख्या क्या निकल कर आएगी, है ना। चलिए कुल मोलों की संख्या को मैं कैपिटल N लेती हूँ। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, N2 प्लस NO2 प्लस NCO2, मतलब नाइट्रोजन के मोलों की संख्या, ऑक्सीजन के मोलों की संख्या, कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या। चलिए तो सबका मोलों की संख्या लिखते हैं। नाइट्रोजन का कितना है देखो, है ना, 2.14। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना है देखो, 0.46 और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, 0.56। चलिए सबको ऐड करते हैं तो कुल मोलों की संख्या निकल कर आएगी। ये नाइट्रोजन नहीं है, कुल मोलों की संख्या। ठीक है, तो सभी को ऐड कर देते हैं। देखिए कितना आएगा, 6 6 12, 12 4 16, 16 की 6 हासिल 1 और 5 6 हो गया, 6 4 10 हो गया, 10 और 1 11, 11 की 1 हासिल 1। ठीक है, उसके बाद 2 और 1 3। तो देखो कुल मोलों की संख्या कितना आया, 3.16। ठीक है, समझ में आया सबको, कितना आ गया, 3.16। चलिए अब थोड़ा सा और बचा है, फिर ये जो है खत्म हो जाएगा, है ना। तो अब आपको नाइट्रोजन के मोलों की संख्या लेना, नाइट्रोजन का मोल प्रभार लेना है। ठीक है, नाइट्रोजन का मोल प्रभार। ठीक है, तो इसको मैं XN2 लिखूंगी। तो अब आपको क्या करना है, नाइट्रोजन का मोल प्रभार निकालना है। तो नाइट्रोजन का मोल लेना। ठीक है, और नाइट्रोजन का मोल कितना आया था,
2.14 आया था। अब आपको क्या करना है, इसको 3.16 से डिवाइड करना है। समझ में आ गया सबको? चलिए रफ वर्क करें। तो ये दोनों बराबर अंक पे दशमलव है तो कट जाएगा। तो अब हमको 214 को जो है 216 से डिवाइड करना है ना। तो 2 का पहाड़ा तो सबको पता है, 216 बड़ा है, 214 छोटा है। दशमलव लेते हैं और यहाँ 0 बढ़ाते हैं। ठीक है, अब 2 का पहाड़ा पढ़िए। ठीक है, तो आप सभी जानते हो 2 दहाम 20 होता है, यहाँ 21 है तो 2 दहाम 20 होता है। तो 9 बार पढ़ते हैं। तो 9 छक्का 54 की 4 हासिल 5, 9 एकम 9, 9 5 14 की 4 हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19। चलिए 10 में 4 जाने पर 6। ठीक है, उसके बाद ये 13 हो गया, 13 में 4 जाने पर 9, उसके बाद ये 0 हो गया। तो 10 में 9 जाने पर 1। देखो 196 बचा। फिर से आप पढ़िए। तो देखिए हमने 9 बार पढ़ा तो इतना आया, तो फिर से 9 बार पढ़ सकते हैं। ये देखो, ठीक है, तो कितना आ गया मोलों की संख्या बराबर, मतलब मोल प्रभार 0.99। ठीक है, नाइट्रोजन का मोल प्रभार 0.99 आया। अब चलिए नाइट्रोजन के बाद हमको किसका लेना है, ऑक्सीजन का मोल प्रभार लेना है। ठीक है, तो उसको मैं XO2 लिखूंगी, है ना। तो ऑक्सीजन का मोल प्रभार क्या आएगा, देखो तो ऑक्सीजन का जो मोल है उसको लेना है 0.46 और कुल मोलों की संख्या उसको लेना है 3.16। समझ में आया, मतलब कुल से भाग देते हैं ना, विलियन के कुल मोलों की संख्या से भाग देते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हमको क्या करना है, 46 को 3.16 से डिवाइड करना है। ठीक है, रुकिए 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। आपको है ना 214 को क्या करना था, 316 से भाग देना था, है ना, सॉरी। तो चलिए देते हैं, दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा। अब 3 का पहाड़ा पढ़िए। तो 3 7 21 होता है ना, तो कम से कम मैं यहाँ पे कितना का पहाड़ा पढ़ूंगी, 6 का। तो देखिए 6 छक्का 36, है ना, 6 कम 6 3 9 और 6 3 18। चलिए 4 आएगा, 14 में 9 जाने पर 5 आएगा और 10 में 8 जाने पर 2 आएगा। ठीक है, फिर लेती हूँ। तो देखिए 3 अट्ठे 24 होता है, तो 7 का पहाड़ा पढ़ूंगी। तो यहाँ जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 6 7 आ जाएगा, है ना, मोल प्रभार नाइट्रोजन का। चलिए अब यहाँ पे हमको क्या करना है, 0.46 को कितना से डिवाइड करना है, तो 316 से फिर डिवाइड करना है ना किसको, तो दशमलव काट दूंगी तो ये हो जाएगा 46। ठीक है, तो चलिए 0 लेते हैं। तो ये हो गया 460, है ना। तो कितने बार से जाएगा, एक बार से, है ना। तो 316 10 में 6 जाने पर 4, ये हो गया। ठीक है, 5 में 1 जाने पर 4 और ये, ठीक है, 10 9 हो गया तो ये हो गया 14, है ना। तो 3 चौक कितना होता है, 12 होता है। तो 4 छक्के 24 की 4, 4 एकम 4 और 2 6, 4 3 12। ठीक है, तो चलिए मोल प्रभार कितना निकल कर आया, 0.14। समझ में आ गया सबको, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद एक और बचा है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का मोल प्रभार कितना आएगा, ये लास्ट स्टेप है, FCO2। मोल प्रभार निकालने के लिए आया तो इतना आपको करना पड़ेगा, है ना। समझ में आ रही सबको, तो चलिए कितना आया था, 0.56। ठीक है, और ये आ गया आपका 3.16। तो इसको आपको कैसे, है ना, डिवाइड करना है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि 2 का मैं बता दी। तो इसको आप डिवाइड करो, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड का मोल प्रभार निकल कर आएगा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। समझ में आया सबको, चलिए। तो इस प्रकार से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। तो इतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ ग्राम दिया है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का द्रव्यमान है कितना, 4 ग्राम। ठीक है, तो की पर्याप्त मात्रा को क्या किया गया है, पानी में घोला गया है। मतलब यहाँ पे विलायक कौन है, पानी, है ना, क्योंकि इसको इसमें घोला गया है। तो जिसको जिसमें घोला जाता है, ठीक है, वो क्या है, विलेय है। और जिसमें घोला गया, जिसको घोला गया वो विलेय है, और जिसमें घोला गया वो विलायक है। ठीक है, तो कितना विलियन बनाया गया है, 250 ml। मतलब विलियन का आयतन कितना है, ml मतलब आयतन, और किसका है, तो विलियन का, तो कितना है 250। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना है, मोलरता, है ना, इस पर ध्यान देंगे, क्या ज्ञात करना है, मोलरता। चलिए हल करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले जो दिया है उसको आप लोग नोट करेंगे, क्या क्या दिया है ना। केमिस्ट्री में थोड़ा सा डीपली, है ना, कैलकुलेशन करना पड़ता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना है, देखो दिया है इसका द्रव्यमान, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का द्रव्यमान दिया है।
सबसे पहले तो आपको पहचानना आना चाहिए, है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को घोला गया है ना, तो क्या है वो विलेय है, ठीक है। तो विलेय मतलब V और द्रव्यमान मतलब W। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का द्रव्यमान है ना कितना है 4 ग्राम, ठीक है। W भी हो गया। अब आपको क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का आणु द्रव्यमान लेना है, ठीक है, या आणविक द्रव्यमान लेना है। और आणविक द्रव्यमान मतलब M, ठीक है। और चूंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड विलेय है तो M भी है ना। तो देखिए कैसे निकालोगे, तो सोडियम मतलब 23, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन मतलब 16 और हाइड्रोजन मतलब 1, है ना, क्योंकि सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। जोड़ दीजिए सबको, है ना। तो क्या हो जाएगा 6 और 1 7, 7 3 10 और 10 3 और 1 4, तो 40 आएगा MB, ठीक है। उसके बाद देखो विलियन का आयतन दिया गया है। विलियन का आयतन कितना है, जो ml में होगा वो विलियन है, या लीटर में होगा वो विलियन है ना, आयतन है। तो V बराबर कितना दिया है 250 मिलीलीटर, ठीक है। चलिए सूत्र लिखते हैं। किसका सूत्र लिखेंगे, मोलरता का, है ना। तो पिछली वीडियो में आप लोग को बताया गया कि मोलरता का फॉर्मूला क्या है। तो M बराबर देखिए WB इंटू 1000 अपान है ना, एंड B इंटू V, ये होता है मोलरता का फार्मूला, याद करिए, है ना। 1000 मिलीलीटर विलियन में ऊपर से बी ले आके मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता बोलते हैं। चलिए ऊपर से मान रखते हैं, है ना। तो W भी कितना देखिए 4 है, M भी कितना देखिए 40 है ना। और ये हो गया आपका 1000 और V की वैल्यू देखो कितना है 250, है ना। यहाँ से 1 जीरो काट देंगे, यहाँ से 1 जीरो काट देंगे, 4 कट जाएगा ये, ठीक है। क्या बचा, तो M मतलब 10 और ये अपान 25, है ना। अब आपको क्या करना है, 10 को जो है 25 से भाग देना है, ठीक है। तो छोटा है, क्या करोगे, शून्य लगा के दशमलव लगाओगे, तो देखो एक यहाँ पे क्या हो गया 100 हो जाएगा, है ना। सॉरी 10 दिया था और दशमलव लगाओगे तो ये 100 हो गया। तो 25 जो क्या हो गया 100 हो गया, है ना, आपस में कट गए, तो क्या हो गया आंसर, मोलरता 0.4 और ये आपका मोल, ठीक है। तो मोलरता हमने कितना निकाला 0.4, समझ में आई सबको। चलिए तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखिए, तीसरा हल करने जा रहे हैं। 10 ग्राम विलेय मतलब विलेय की यहाँ पे द्रव्यमान कितना है 10 ग्राम हो 60 ग्राम पानी, पानी मतलब विलायक, और विलायक का द्रव्यमान कितना है 60 ग्राम को घोला गया, मतलब विलेय को विलायक में घोला गया और विलेयन बनाया गया। तो हमको क्या करना है, विलेय की द्रव्यमान प्रतिशत बताना है, ठीक है, किसका, विलेय का। चलिए सबसे पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। क्या क्या दिया देखो, विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, और विलेय का द्रव्यमान मतलब WB कितना दिया गया है 10 ग्राम, ठीक है। तो क्या देखो विलायक पानी का द्रव्यमान दिया गया होगा, है ना। तो पानी का द्रव्यमान, ठीक है, और पानी मतलब क्या है, ये विलायक है ना। तो A लिखेंगे, कितना दिया गया है 60 ग्राम, ठीक है। और आपको क्या ज्ञात करना है, विलेय की द्रव्यमान प्रतिशत, है ना। तो सूत्र लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत। तो विलेय के द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र क्या होता है ना। तो आप लोग को याद होगा, बताई हूँ, W मतलब विलेय का द्रव्यमान गुणित 100, है ना, प्रतिशत निकालना है, और यह होता है WA प्लस WB, ऐसा आपको जो है बताया गया था। चलिए मान रखें, तो WB कितना है 10 गुणा 100 और ये हो जाएगा आपका 60 प्लस 10, है ना। तो चलिए लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1000 अपान 70, ठीक है। एक शून्य आप यहाँ से काट दो, तो 100 को आपको 7 से डिवाइड करना है। तो देखो 7 एकम 7, 3 बचा तो 30 हो गया, 7 चौक 28, है ना। तो 30 में 28 घटाइए 2 बचेगा, 10 में लगाइए 20 हो जाएगा, 7 दूने 14, तो 20 में 14 घटाओगे 6 बचेगा, फिर 10 में लगाए तो 60 हो जाएगा, है ना। तो 7 अट्ठे 56, तो ये आपका द्रव्यमान प्रतिशत जो है निकल कर आएगा। तो थर्ड क्वेश्चन क्लियर हो गया, समझ में आई सबको। चलिए चलिए एक प्रश्न और है, चौथा, है ना। चौथा प्रश्न है, देखिए चौथा प्रश्न क्या है,
शुद्ध जल के मोललता की गणना करना है ना। देखो शुद्ध जल मतलब जिसमें केवल जल है, विलायक अनुपस्थित है, उसको हम लोग शुद्ध जल बोलते हैं। ठीक है, मतलब किसी प्रकार की और पदार्थ घुला हुआ नहीं है, वो शुद्ध जल है। ठीक है, तो शुद्ध जल की मोललता की गणना करना है। मोललता मतलब स्मॉल एम। ठीक है, तो देखिए शुद्ध जल की मोललता किसको बोलते हैं, है ना। तो याद रखेंगे 1 ग्राम, ठीक है, सॉरी एक है ना, जहाँ पे मोललता आती है हम क्या लेते हैं, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम लेते हैं ना। तो क्या बोलेंगे, देखिए क्या बोलना है आपको, 1000 ग्राम, ठीक है, जल के मोलों की संख्या को शुद्ध जल की मोललता बोलते हैं। ये 12th के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है ना। 1000 ग्राम, ठीक है, जल के मोलों की संख्या को शुद्ध जल की मोललता कहते हैं। ठीक है, मतलब 1000 ग्राम जल में, ठीक है, जल के जितने मोल उपस्थित होंगे वही उसकी क्या है, मोललता है, क्योंकि इसमें तो विलय है नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, है ना, तो यहाँ पे याद रखेंगे 1 मोल जल, ठीक है, देखिए शुद्ध जल की मोललता, है ना। तो यहाँ पे आप याद रखोगे जल का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, ठीक है, क्या होगा जल का आणविक द्रव्यमान। तो देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होता है तो 2 हो गया, प्लस 1 ऑक्सीजन होता है तो 16 हो गया, कितना हो गया, 18, है ना। तो अतः मोललता, तो देखो मोललता का सूत्र सबको पता है। ठीक है, मोललता का सूत्र क्या होता है, WB इंटू 1000 अपान WA, ठीक है, WB इंटू 1000 अपान WA इंटू MB होता है ना। यहाँ तक समझ में आया। तो चूंकि ये तो शुद्ध जल है, शुद्ध जल है मतलब इसमें विलय अनुपस्थित है, तो ये जो बी मतलब विलय है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, मिटा देंगे, है ना, क्लीन कर देंगे। ये देखिए क्योंकि इसमें विलय तो अनुपस्थित है, तो अब हमारा फार्मूला क्या हो गया, 1000 अपान WA। ठीक है, समझ में आई सबको। चलिए मान रखिए, तो ये हो जाएगा 1000 और WA मतलब जल का आणविक द्रव्यमान कितना है, ठीक है, कितना है, या जल का द्रव्यमान कितना, यहाँ पे भार कितना है, जो है 18 है। चलिए तो 18 से इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा लिखते जाइए, है ना। तो 18 पंचे कितना होता है, 90 होता है। ठीक है, कितना बचा, 100 में आप 90 घटाइए, कितना बचेगा 10, तो फिर 100 हो गया, फिर 18 पंचे 90। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पे आपको क्लियर कर देती हूँ, 18 पंचे कितना हो गया 90, कितना बचा 10, ये हो गया 100, फिर 18 पंचे 90, फिर कितना बचा 10, 10 लगाएंगे तो फिर ये 100, है ना। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा 55.55। ठीक है, समझ में आया सबको। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया जल की, है ना, मोललता। समझ में आई। तो चलिए इतना आप पढ़िए, और भी आपके बुक में क्वेश्चन दिया गया उसको सॉल्व कीजिए।